मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटिका वो मैंने पढ़ाना शुरू किया है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था, कुछ एक्ट के बारे में बताया था, कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया था। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जामिनेशंस में, चाहे वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इजीली पढ़ें और एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ें ताकि वो हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर तो पढ़ना नहीं है, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। और इसके लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत है जहां पे आप उसको इजीली समझेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इंडियन पॉलिटी मैं आपके लिए बहुत ही स्मूथली बना दूं और इजीली बना दूं, एक स्टोरी का फॉर्म बना दूं कि एक बार जब आप वो पढ़ें तो आपके माइंड में वो स्टिक कर जाए। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद भी आएगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वो हिस्ट्री का पोर्शन जहां से 1600 का एरा स्टार्ट होता है। उस वीडियो लेक्चर में कुछ साउंड का इशू रह गया था, तो आई होप कि आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे और मेरे वो सिले मिस्टेक को भी आप प्लीज एक्सक्यूज कर देना। इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी ऐसा मिस्टेक ना हो। तो हम शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हम यहाँ पे पहले एक बार इसको डिफाइन कर ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये हम कल पढ़ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो हम कल पढ़ चुके थे। अब हमको इसके बाद का पढ़ना था। हम ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी रूल के अंदर जो एक्ट आया था 1773 से 1853 के बीच का, वो हम पढ़ रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट हम कल पढ़ चुके थे। आज हम उसके बाद का एक्ट पढ़ेंगे, जो एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को आज हम पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी एम्बिग्यूटीज रह गई थी, जो भी खामियां रह गई थी, उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था। ये कंपनी रूल के अंदर का ही एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये एक्ट जो है वह 5 जुलाई 1781 को पास किया गया था। 5 जुलाई 1781 को अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के जितने भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी इश्यूज थे उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए 5 जुलाई 1781 को अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसको हम डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781, डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781, दैट इज इंपॉर्टेंट। अमेंडिंग एक्ट को अगर आप ऐसे याद ना करें, लेकिन डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 की तरह जरूर याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेटरी एक्ट हमेशा आता है। ये एक्ट आया था, क्यों आया था? ये एक चार्टर के रूप में आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर बनाया। वो चार्टर बनाया गया था जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट में वो मामले एड्रेस किए जाएंगे जो वो जो वहां पे जितना भी वो कमर्शियल इश्यूज जितना भी था, रेवेन्यू से इश्यूज जितने भी थे, वो मामले एड्रेस किए जाएंगे कोर्ट में और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स में। यानी दोनों
के कंसर्न से वो मामला एड्रेस किया जाएगा कोर्ट में। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जब पावर होल सोल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मिल जाता है और उनके 4 मेंबर्स जो उनको असिस्ट करते हैं उनको मिल जाता है, क्योंकि ये जो सारा का सारा एक्ट आता है कहीं ना कहीं से करप्शंस को दूर करने के लिए ही आता है। उस करप्शंस को दूर करने के लिए जो रेवेन्यू से मामले होते हैं ऑलमोस्ट और सिविल अफेयर्स से मामले होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का जो मामला जो बहुत ज्यादा जब ब्रिटिश क्राउन के पास जाने लगा और ब्रिटिश क्राउन को यह लगा कि शायद वहां पे करप्शन बहुत हद तक है, तो उसको दूर करना ही पड़ेगा। और उसको दूर करने के लिए डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 आता है। ये जो मामले हैं वो होगा राइट्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंस, इस सब से मामले होंगे। और जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है वो मामले जो होंगे, इन सब से जो मामला उठेगा, यानी जो करप्शंस और जो भी डिसिमिलैरिटीज उठेगा वो मामला वो कोर्ट में एड्रेस करना होगा। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स के कंसर्न से कोर्ट में एड्रेस होगा। तो वह कोर्ट में एड्रेस करने के लिए चार्टर आता है। और इसका जो दूसरा फीचर्स है, पहली बार मुस्लिम लॉज इंट्रोड्यूस होता है फॉर मुस्लिम पीपल, और दूसरा इंट्रोड्यूस होता है इंडियन लॉ फॉर इंडियन सिटीजन, आई मीन टू से हिंदू के लिए, हिंदू सिटीजन। इंडियन लॉ नहीं बोलिए, इसको आप हिंदू लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि तब इंडिया एक नहीं था, तब इंडिया डिवाइड किया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का था और ब्रिटिश क्राउन का था, और कहीं ना कहीं से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था। तो उस समय इंडिया नहीं बोल सकते हैं, हिंदू लॉ फॉर हिंदू सिटीजन के लिए था और मुस्लिम लॉज फॉर मुस्लिम पीपल्स के लिए था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसके एम्बिग्यूटीज को फाइंड आउट करने के लिए आया, अमेंडिंग एक्ट आया, और रेवेन्यू स्मूथली कलेक्ट हो और रेवेन्यू का जो भी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश क्राउन को देना है वो स्मूथली उन तक चले जाए, इसलिए उसके मामले को एड्रेस करने के लिए कोर्ट को भी रिस्पॉन्सिबल किया गया कि मामला कोर्ट में जाएगा और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स और कोर्ट मिलकर मामले को रेगुलेट करेंगे। और इस एक्ट का एक प्रावधान था स्पेशल, जो उसका फीचर था कि मुस्लिम लॉ फॉर मुस्लिम पीपल के लिए आया और हिंदू लॉ फॉर हिंदू सिटीजन के लिए आया। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 जो है कंपनी रूल वो पढ़े हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमारा कंप्लीट हो गया। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कंप्लीट हो गया। 1781 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 2 भाग में डिवाइड किए हुए थे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, एक भाग कंपनी रूल है, उसके 2 एक्ट को हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट जो एक्ट आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है, आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, इतना स्मूथली बनाऊंगी, इतना इजीली बनाऊंगी कि शायद आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझ जाएं। थैंक यू।